आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास तरीन सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में इंतखाबी जलसों से किया खिताब। आरा और नवादा में आरजेडी और कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, आज तरक्की याफ्ता बिहार के अज़म के साथ पूरा एनडीए मुत्तहिद होकर बढ़ रहा है आगे, जबकि कांग्रेस आरजेडी में है दाखिली इंतशार। अमित शाह ने मुजफ्फरपुर और वैशाली में एनडीए को भारी अक्सरियत से जिताने की अपील। अवाम को जंगल राज की दिलाई याद। राहुल गांधी ने बेगूसराय में अजीम इत्तेहाद की हुकूमत बनने का किया दावा। तेजस्वी यादव भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। पंजाब में भगवंत मान हुकूमत पर आमरीत का इल्ज़ाम। रियासत के मुतअद्दिद हिस्सों में घंटों अखबारात की तकसीम में रुकावट। आम आदमी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट सवाती मालीवाल ने कहा, आमरीत उरूज पर है। वहीं कांग्रेस ने भी प्रेस की आज़ादी पर उठाए सवाल। इसरो एक बार फिर से रकम कर रहा है तारीख। मुल्क के अब तक के सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट CMS-03 को किया लॉन्च। बहरिया की बढ़ेगी ताकत। भारत ने 2020 सीरीज के तीसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया को दी शिकस्त। ICC ख़वातीन आलमी कप का खिताबी मुकाबला भारतीय और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का किया फैसला। टीम इंडिया में नहीं हुई कोई तब्दीली। बारिश के सबब ताख़ीर से शुरू हुआ मुकाबला। सबसे पहले बात करेंगे इसरो की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने आज अपना सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट CMS-03 कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। CMS-03 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया है। CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो भारतीय लैंड मास समेत एक वसी समुद्री खत्ते में खिदमत फराहम करेगा। तकरीबन 4,400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय सरजमीन से जियो सिनकोरस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट है। पिछले LVM-3 मिशन ने चंद्रयान-3 मिशन का आगाज किया, जिसमें भारत चांद के जनूबी कुतुब के करीब कामयाबी से उतरने वाला पहला मुल्क बन गया। CMS-03 की कामयाब तैनाती खलाई टेक्नोलॉजी में भारत की खुद इन्हिसारी और इसकी भारी सैटेलाइट लॉन्च करने की सलाहियत को बढ़ा रही है। इस मिशन को मुल्क में डिजिटल कनेक्टिविटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन को मजबूत बनाने की समत में एक बहुत ही अहम और बड़ा कदम समझा जा रहा है। अब तक का सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट लॉन्च किया गया। भारतीय बहरिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसरो ने कामयाबी के साथ CMS-03 सैटेलाइट लॉन्च किया। एक वसी तर समुद्री खत्ते में खदमात फराहम देगा। चंद्रयान-3 के बाद CMS-03 को कामयाबी के साथ इसरो ने लॉन्च किया। एक नई तारीख रकम की इसरो ने। भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी। इसरो ने चंद्रयान-3 के बाद एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और भारतीय मवासलाती निज़ाम को मजबूत बनाने की तरफ इसरो गामज़न। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट CMS-03 कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। इस सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया है। CMS-03 एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो भारतीय लैंड मास समेत एक वसी समुद्री खत्ते में खिदमत फराहम करेगा। तकरीबन 4,400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय सरजमीन से जियो सिनकोरस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया जाने वाला अब तक का सबसे भारी मवासलाती सैटेलाइट है। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार के नवादा में एनडीए की एक बड़ी रैली से खिताब किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद से सरकारों ने छोटे किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 11 सालों में उनकी हुकूमत ने छोटे किसानों को ज़राई पॉलिसी के मरकज़ में रखा है। वज़ीर आज़म ने किसान सम्मान निधि में इजाफी 3,000 रुपये जोड़ने के एनडीए के अहद का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर कांग्रेस आरजेडी का दौर होता तो बिहार के किसानों को उनका हक का ये पैसा नहीं मिलता। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस और आरजेडी पर अक़वा परवरी के लिए हतफ़ तनक़ीद बनाया। आजकल ये दोनों दल
एक दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं। और तो खबर ये है कि हर बूथ पर कांग्रेस के लोगों ने आरजेडी को हराने की ठान ली है। आप देखिएगा 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही कांग्रेस आरजेडी एक दूसरे का क्या हाल करते हैं, माथे फोड़ना शुरू कर देंगे। और वजीर आजम ने कहा कि मरकजी हुकूमत माओ नवाज दहशतगर्दी जैसे चैलेंजों से तेजी से निपट रही है। इसे देखकर अर्बन नक्सलियों की नींद उड़ गई है। वजीर आजम ने आरजेडी के दौर के जंगल राज का भी जिक्र किया। उनकी एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन। ये था कि नहीं था भाई? यही उनकी पहचान थी कि नहीं थी? हर गली मोहल्ले में कट्टा चलता था कि नहीं चलता था? आए दिन कट्टे का खेल होता था कि नहीं होता था? जंगल राज की निशानियों ने मगध के गौरव पर नरसंहार का, समाज के में बंटवारे का दाग लगा दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिहार के आरा में एनडीए के इंतखाबी जलसे से खिताब किया। वजीर आजम ने कहा कि बिहार ने फिर एक बार एनडीए की हुकूमत बनाने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जंगल राज वाले इस बार जबरदस्त शिकस्त का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। वजीर आजम ने हिज़्ब इख्तिलाफ के अज़ीम इत्तेहाद के इंतखाबी मंशूर को झूठ का दस्तावेज करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की याफ्ता बिहार ही एनडीए का अज़्म है। हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। वजीर आजम ने कांग्रेस आरजेडी पर खुश आमद के लिए बिहार की शिनाख्त खत्म करने की कोशिश का इल्जाम आयद किया। वजीर आजम ने कहा कि कांग्रेस आरजेडी दरअंदाजों को बचाने के लिए तनमन से मसरूफ है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज की शानदार कामयाबी का भी जिक्र किया। देश की सेना की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी कांग्रेस आरजेडी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे साथियों, हालत तो देखो, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे, धमाके पाकिस्तान में हो रहे थे और नींद कांग्रेस के शाही परिवार की उड़ी हुई थी। आज तक पाकिस्तान और कांग्रेस के नामदार दोनों ही ऑपरेशन सिंदूर के सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 1984 के सख्त मुखालिफ फिसादात का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने गुनाहों पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि आरजेडी कांग्रेस से अकीदे की तौहीन करने में माहिर है। वजीर आजम ने छठ त्यौहार पर तौहीन आमीज तबसरे के लिए राहुल गांधी की सख्त तनकीद की। वजीर आजम ने कहा कि एनडीए पूरी तरह से मुत्तहद है, जबकि कांग्रेस आरजेडी में दाखिली इंतशार है। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर
आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमित शाह बिहार में असेंबली इंतखाबात के लिए तशहीर में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में अमित शाह ने आज मुजफ्फरपुर में एक इंतखाबी जलसे से खिताब किया। हिज़्बी इख्तिलाफ के अजीम इत्तेहाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए अमित शाह ने अवाम से जंगल राज के खिलाफ वोट करने की अपील की। मैं मुजफ्फरपुर वालों को कहने आया हूं, आपका वोट किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बिहार के वैशाली में भी एक जलसे आम से खिताब किया। स्टेज से अमित शाह ने अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार दोनों में सीटें खाली नहीं हैं और ना तेजस्वी यादव वजीर आला बन सकेंगे और ना ही राहुल गांधी वजीर आजम बन सकेंगे। लालू जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने और सोनिया जी चाहती है उनका बेटा प्रधानमंत्री बने। मैं आज महुआ में कहकर जाता हूं, भाई लालू जी, ना आपका बेटा मुख्यमंत्री बनने वाला है, ना सोनिया जी का बेटा प्रधानमंत्री बनने वाला है। बिहार में मुख्यमंत्री का और दिल्ली में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। यहां पर नीतीश कुमार जी बैठे हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में एक बड़ा दावा किया है, जिसमें उन्होंने बिहार के लोगों को यह गारंटी देते हुए कहा है कि जिस दिन मरकज में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी, हम नालंदा यूनिवर्सिटी की तर्ज पर एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां दुनिया भर से तलबा आएंगे और दाखिला लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूं और इसको आप याद रखिए, जिस दिन दिल्ली में यूपी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खुलेगी। बिहार असेंबली इंतखाबात में तेजस्वी यादव एक के बाद एक इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ हैं। वो एक ही दिन में कई जलसों से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने लखीसराय के सूर्यगढ़ हल्के में एक जलसे आम से खिताब किया। तेजस्वी यादव एक जलसे आम से खिताब करने पटना जिले के मोकामा असेंबली हल्के पहुंचे। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद तेजस्वी यादव का मोकामा में इंतखाबी मुहिम के लिए पहुंचना मसावात को बदल सकता है। आरजेडी लीडर ने बेगूसराय में भी इंतखाबी मुहिम चलाई और हर जगह बिहार के हर घर को सरकारी मुलाजमत फराहम करने के लिए अपने वादे को दोहराया।
तेजस्वी यादव भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कानपुर में मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात मुकम्मल तौर पर पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना माहौल में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए कोई पार्टी या अपोजिशन नहीं है, बल्कि सब बराबर हैं। उन्होंने तमाम वोटर्स पर जोर दिया कि वोटिंग के अमल में जोश खरोश से हिस्सा लें। मैं एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए न कोई पक्ष है न कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं। पहले चरण का चुनाव 6 नवंबर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 को होगा और काउंटिंग 14 नवंबर को होगी। सबसे पहले मैं सभी बिहार के मतदाताओं से यह आह्वान करना चाहता हूं कि आइए चुनाव के इस पर्व को सभी लोग मिलकर मनाएं और सभी लोग अपने मत का प्रयोग करने जरूर आएं। बिहार में मुकामा तशद्दुद का जिक्र करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि इंतखाबात में तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में महफूज और शफाफ वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और बिहार असेंबली इंतखाबात दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगा। इलेक्शन कमीशन हैज जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स वायलेंस। हिंसा की कोई भी गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए। चुनाव आयोग उसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे 243 रिटर्निंग ऑफिसर्स, उतने ही ऑब्जर्वर्स, हर जिले में जिला कलेक्टर्स, हर जिले में पुलिस के हमारे जिला अधिकारी, एसपी, एसएसपीज, पुलिस ऑब्जर्वर्स, एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स सब तैयार हैं और आशा है कि बिहार में होने वाले ये चुनाव न केवल पारदर्शिता के लिए बल्कि सक्षमता के लिए, सरलता के लिए और पर्व के रूप में मनाए जाने के लिए न केवल भारत के लिए एक नज़ीर होंगे बल्कि विश्व के लिए भी एक नज़ीर बनकर दिखाएंगे। कर्नाटक में लालबाग टनल रोड प्रोजेक्ट पर सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्य ने पार्टी कारकुनों के साथ इस मंसूबे पर कांग्रेस की हुकूमत वाली कर्नाटक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी का इल्जाम है कि प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी माहौलियाती और हिफाजती मेयारात को नज़रअंदाज करती है और अवामी मफादात को खतरे में डालती है। बीजेपी ने इस प्रोजेक्ट को दिन की रोशनी में डकैती करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि ये रियल एस्टेट के मफाद में किया जा रहा है। बेंगलुरु में बीजेपी शुरू से ही टनल रोड प्रोजेक्ट की मुखालफत करती आ रही है। ये एहतजाज सेव लाल बाग प्रोजेक्ट बेंगलुरु के नारे के तहत मुनक़िद किया गया। इस प्रोजेक्ट के बारे में डीडी न्यूज़ की बेंगलुरु की नुमाइंदा ज्योति ने बेंगलुरु के रुकने पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्य के साथ खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से बेंगलुरु की ट्रैफिक में बेहतरी नहीं आएगी। इसके साथ ही 40,000 करोड़ रुपए का खर्च करके ये लोग टनल रोड बना रहे हैं। जब से टनल रोड प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, जब से आपने उस प्रोजेक्ट को विरोध करते हुए आए, आपका स्पेशल कंसर्न क्या है इस प्रोजेक्ट को लेकर? मैडम, ये प्रोजेक्ट बेंगलोर के ट्रैफिक को सुधार नहीं करता है। 40,000 करोड़ रुपए खर्च करके 25 किलोमीटर का एक रास्ता बनाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट रोड। ट्रैफिक को शहरों में कम करना है तो इसके लिए एक ही सुधार है, एक ही सोल्यूशन है, वो मेट्रो है। उनके बारे में मैं बात नहीं करता हूँ, वो चाइल्ड है। ऐसे उप मुख्यमंत्री पर्सनल अटैक करते, इसके बारे में आपका राय क्या है? मैडम, वो जब टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए उनके पास जवाब नहीं है
ऐसे पर्सनल अटैक्स को वो अटैक्स करते आ रहे हैं। मैं आज भी उनसे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछ रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट से कैसे बेंगलोर की ट्रैफिक कम होगी, इसके बारे में आप बताइए। ये पर्सनल अटैक से इन सभी प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा। और पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने कई इलाकों में अखबारी गाड़ियों को रोककर उनकी तलाश शुरू कर दी है। हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी अखबारात ले जाने वाली गाड़ियों को पुलिस थानों के दरमियान ले जाकर उनकी तलाशी ली गई। पुलिस चेकिंग रात 10 बजे से शुरू हुई और सुबह तक जारी रही। अखबार फरोशों ने कहा है कि पुलिस ने उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए। लुधियाना में अखबार की गाड़ियाँ सुबह 4 बजे मुख्तलिफ एजेंसियों तक पहुँच जाती हैं, जिनमें चंडीगढ़ से आने वाली और लुधियाना से जाने वाली गाड़ियाँ भी शामिल हैं। ताहम आज सुबह उन्हें थानों में ले जाकर काफ़ी देर तक उनकी तलाशी ली गई। कांग्रेस लीडर आलोक शर्मा ने आज सुबह पंजाब में अखबार की गाड़ियों को रोकने के वाक़े पर आम आदमी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया है। शर्मा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी बदअमालियों को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडों का सहारा ले रही है। जिस तरह से डंडे के दम पर, बंदूक के दम पर आप पंजाब में मीडिया को दबाना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस को कुचलना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती है। जिस तरह से भ्रष्टाचार पंजाब में व्याप्त है, जिस तरह से दिल्ली में व्याप्त था पार्टी केजरीवाल के समय पर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब आप अपने भ्रष्टाचारीपन और अपनी कारगुजारियों को छिपाने के लिए मीडिया का गला घोट रहे हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने वज़ीर रेल अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और रियासत में रेल राब्ते को बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया कि रेलवे के वज़ीर ने आसाम के लिए 3 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने, शहर से होजोई ज़िले के लंगा तक नए रेल लिंक, कोकराझार से भूटान के गैल्फो माइन फ्लेंस सिटी तक नई रेल लाइन के काम में तेज़ी लाने और असम से गुजरने वाली तमाम अहम ट्रेनों के ज़्यादा स्टॉपेज पर इत्तफाक किया है। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के सैर-ए-उज़ाद दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन सदर जमहूरिया ने हरिद्वार में पतंजलि यूनिवर्सिटी के दूसरे कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तालीम और लड़कियों की शिरकत की अहमियत पर जोर देते हुए सदर ने कहा कि कोई मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है जब लड़कियाँ लड़कों के शाना बशाना हिस्सेदार हों। यहाँ 140 करोड़ जनसंख्या भारत में है, उनमें से 50% महिलाएं, जो हम सपने देख रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो बेटियां और भाइयों सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि केवल 50% बेटा प्रयास करेंगे और बेटियां पीछे रह जाएंगे तो विकसित भारत का सपना हुए तो अधूरा रह जाएगा। और तीनों मुसल्ह अफवाज की मुश्तरका मश्क त्रिशूल जारी है। मश्क का बुनियादी मौजू त्रिशूल समन्वय बालम है, यानी त्रिशूल हम आहंगी की ताकत की अलामत है। त्रिशूल की तरह भारतीय मुसल्ह अफवाज हम आहंगी और ताकत का मुजाहरा कर रही है। गुजरात और राजस्थान के क्रैक और सहराई इलाकों में जारी ये मश्क एक अहम सेवा मुहिम है, जो भारतीय बहरी और फ़िज़ाइया के दरमियान हम आहंगी को मजबूत करने के मकसद से मुनक़्क़िद की जा रही है। खेल की खबरों में भारत ने तीसरा T20 मुकाबला ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त देकर आगे बढ़ गया है। 187 रन के हदफ को भारतीय टीम ने वाशिंगटन सुंदर की शानदार इनिंग्स की बदौलत 19वें ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। वहीं रितेश शर्मा ने नॉट आउट 22 रन की इनिंग खेली। तिलक वर्मा ने 29, सूर्य कुमार यादव ने 25 और अभिषेक शर्मा ने 25 रन बनाए। भारत की इस जीत के बाद 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 186 रन ही बना सकी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से सबसे ज़्यादा 74 रन टिम डेविड ने बनाए, जबकि मार्क्स ने 64 की इनिंग खेली। मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने तीसरा T20 मैच जीत लिया है। और अब बात करते हैं ICC ख़वातीन वर्ल्ड कप की। फाइनल मैच आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने बगैर किसी नुकसान के अब तक 79 रन बना लिए हैं। फाइनल मुकाबला 3 बजे दोपहर शुरू होना था, लेकिन बारिश की वजह से टॉस में ताख़ीर हो गई। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।